तो होप पीछे के जो भी लेक्चर्स हैं जो हैं उनको आप ढूंढ के देख लीजिए। कोई डाउट हो तो उसको पूछते चलिए, क्योंकि सेक्शन और बी और सी काफ़ी देर से मेरे साथ जुड़ा है, तो उसके लिए तो ये है कि आप उसको देख लीजिए। कोई क्वेरी आपको जनरेट हो रही हो, वेदर द टॉपिक वाज फर्स्ट डिस्कस्ड बाय मी और नॉट, आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक। पर उसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाके IBM ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर उन लेक्चर्स को पहले देख लेना चाहिए कि जिसके ऊपर आपकी क्वेरीज आए, ठीक। और तो ये कस्टम एक्ट, ये यस एनीथिंग यू हैव टू से तैयबा? स्पीकर ओपन हो रहा है आपका। यस एनीथिंग यू हैव टू से तैयबा परवीन? ओके, चलिए। तो कस्टम एक्ट वाज फर्स्ट पास्ड इन 1962। अब इसका नाम कस्टम क्यों हो गया कि जब पुराने समय से, जब राजा महाराजाओं और नवाबों का दौर था, तो उस समय में जो दूसरे देशों से लोग आते थे हिंदुस्तान में, तो ऐसा कोडिफाइड कोई भी लॉ का सिस्टम नहीं था। तो वो लोग आते थे तो उन्होंने एक ये रवायत बनाई हुई थी, एक दस्तूर, कि भाई आए तो राजा को कुछ ऑफरिंग्स, कुछ गिफ्ट्स दें, तो वो अलाउ करे कि उनके सम्मान को इस देश में बेचा जा सके, जो उस समय राजा हो, महाराजा हो, नवाब हो, जो भी हो। तो एक दस्तूर, एक रिवाज बन गया ये, ठीक। तो उसी का वर्जन कन्वर्ट होके क्या हो गया, कस्टम। तो ऐसे इसकी यू कैन से द फर्स्ट एंट्री। आपको सारे अच्छे अच्छे से नाम लग रहे होंगे ना टैक्स में। इनकम टैक्स डायरेक्टली रिलेटेड विद इनकम। फिर आपको दिखता होगा GST, गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, इसका भी नाम बिल्कुल साफ साफ लिखा है। हर टैक्स का नाम बिल्कुल साफ साफ कनेक्टेड होता है। अब ये कस्टम, तो आधे लोग, काफी लोग कंफ्यूज जाते हैं, क्या यार ये कहीं प्रोडक्शन पे लगता है कि कहीं पता नहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है। इसको होना चाहिए इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैक्स, इजंट इट? पर ये इसका शुरुआत कैसे हुई है, इसके कारण इसके नाम में ये कस्टम वर्ड जुड़ा हुआ है, ठीक। अब आप जल्दी भूलेंगे नहीं इसको। तो जो भी हमारे पुराने चलते चले आ रहे थे, उसके बाद इंडिया ने जब इसको कोडिफाई किया इन द 1962 एज कस्टम एक्ट। उसके पहले दूसरे दूसरे चल रहे थे, अर्थवाइल सी कस्टम एक्ट, इंडियन टैरिफ एक्ट 1934, ये सारे चल रहे थे। पर इनको जब हम लोगों ने खत्म करके इसमें 1962 में इंडियन कस्टम एक्ट लाए, तो यहाँ से सारी चीजें काफी हद तक कोडिफाइड हो गई। मीन्स इन द सेक्शन एंड सबसेक्शंस एंड द प्रोविजंस, एवरीथिंग इज डिफाइंड इन वेरी डिटेल्ड मैनर। क्या टर्म होगा, कैसे बातें होंगी, ये सारी चीजें हो गई। फिर इसके बाद कस्टम टैरिफ एक्ट आया इन द 1975। इसने क्या किया, इसने आपको रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, मैनुअल्स, केस लॉज और ये सारी चीजें भी साथ में आती रही आपके लिए, कि जैसे समय समय पर सर्कुलर हैं, समय समय पर नोटिफिकेशंस हैं, समय समय पर रूल्स हैं, केस लॉज हैं, एनुअल फाइनेंस एक्ट है। इन सब के थ्रू भी जो जो चेंजेस होते गए वो इंसर्ट होते जाते हैं एक्ट में। समझ रहे ना आप कि बेसिकली ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी आपका टैक्स चल रहा है, तो जो फाइनेंस एक्ट आता है, आप सुनते होंगे कि अब वो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये घोषणा कर दी इस फाइनेंस बजट में कि आगे से ये टैक्स का रेट ये से ये हो जाएगा, फर्दर अगले जो भी असेसमेंट ईयर है। या ये घोषणा कर दी कि इन इन सामानों पर अब जो GST है वो इतना कम हो जाएगा। तो ये डिक्लेरेशन होता है, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ फाइनेंस एक्ट। वो फाइनेंस जब बिल पास हो जाता है आपका बजट के बाद, जो बिल पास हो जाता है, तब वो बन जाता है फाइनेंस एक्ट। तो उसके वो वर्जन्स जो फिजिकल पॉलिसी से कनेक्ट हैं, फिजिकल पॉलिसी मीन्स द टैक्सेशन से रिलेटेड और जहां से रेवेन्यू की बात शुरू होती है, ठीक। तो जो फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड इनएक्टमेंट्स हैं वो इंसर्ट कर लिए जाते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो एक्ट है वो अमेंड होता चलता है साइड बाय साइड। तो एक आया आपके लिए कस्टम एक्ट, फिर आया कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। फिर ये सारी चीजें बीच बीच में आती रहती हैं, और इनके हिसाब से भी आपका टैक्स समय समय के हिसाब से अपने आप को चेंज करता रहता है। ये केवल कस्टम के साथ नहीं है, ऐसा ही GST के साथ होता है, ऐसा ही इनकम टैक्स के साथ होता है। तो इफ यू आर गोइंग टू राइट एनीथिंग इन डिटेल विद द GST, हाउ इट इज गोइंग टू बी एस्टेब्लिश्ड, हाउ इट इज गोइंग टू बी रन, तो इसके लिए आप ये सारी बातें लिख सकते हैं।
जीएसटी में भी थोड़ा यार खरास है आज, तो तुम लोगों को बीच बीच में दिक्कत होगी, तो प्लीज डोंट माइंड इट। तो ये जो आप लिखेंगे तो जीएसटी में भी इन चीजों को आप कवर अप कर सकते हैं। ठीक, इससे आगे बढ़ते हैं। फर्दर आपके लिए क्या है इसमें कि एक चीज वो आपको पता होनी चाहिए कि हमारे यहाँ ये टैक्स लगता कैसे है। शुरुआत में ये सारी चीजें काफी डिस्कस हो चुकी हैं हमारे साथ, हमारे आपके बीच में, कि हमारे आपके बीच में ये टैक्स लगता कैसे। टैक्स लगाने की और कलेक्ट करने की पावर गवर्नमेंट के पास है, आइदर द यूनियन गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के पास ये सारी पावर है। और ये पावर इनको मिलती है हमारे संविधान से। ठीक, और ये संविधान में आपके पास एक शेड्यूल है, शेड्यूल 7। उस शेड्यूल 7 में लिस्ट दी गई है। ठीक, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 में वो आइटम्स और वो एरियाज हैं कि जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। लिस्ट 2 में वो आइटम्स और वो एरिया है जहां पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। और लिस्ट 3 में वो आइटम्स हैं जिन पर दोनों सरकारें टैक्स लगा सकती हैं, मींस द कंकरेंट आइटम्स। तो इस संवैधानिक शक्ति से इनको ये ताकत प्राप्त है केंद्र सरकार को कि वो टैक्स लगा सकती है, इस कारण उसने लगाया। ठीक, दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर उसके पास कहां से मिलती है? बाय द आर्टिकल 368। Article 368 of the Constitution empowers the central as well the state government to frame laws or to frame acts for the welfare or for the proper functioning of the government and the welfare of the society। वहां से इनको ये पावर मिलती है। ठीक, किन किन पर लगा सकते हैं, दैट इज गिवन इन द शेड्यूल 7। और उसकी लिस्ट है 1, 2, 3 इस तरीके से दिया हुआ है। उनमें कौन कौन से आइटम है उनमें लग सकता है। और पावर कहां से मिल रही है ये भी आपके साथ मैंने आपको बता दिया है। और ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स। तो क्योंकि आप देर से जुड़े, मुझे नहीं पता क्या डिस्कस हुआ है इन द प्रीवियस क्लासेस, तो आप इस इंस्टांस को कोट कर सकते हो। जीएसटी में भी कोई भी टैक्स आए तो गवर्नमेंट के पास इंपावरमेंट से ही है, यहीं से उसको शक्तियां प्राप्त होती हैं कि वो ऐसा कर सकता है। जैसे आपकी क्लास में कोई सीआर हो तो उसको ये पावर है कि वो क्या क्या बात कर सकता है, किस ढंग से अपनी क्लास को रिप्रेजेंट कर सकता है, किस स्टूडेंट के वर्जन को टीचर के सामने किस ढंग से पुटअप कर सकता है। कोई टीम है तो उसमें अगर कोई कैप्टन है तो उसके पास ये पावर है कि वो क्या करे, किस प्लेयर को कहाँ पर खिलाए, किसको क्या करे। आप देखते हैं ना ये सारी चीजें। तो दैट इज द एम्पावरमेंट गिवन बाय एनी यू कैन से एनी टाइप ऑफ कंसेंसस। तो सेम जब भी संविधान बना तो उसने ये शक्तियां दी हैं, वहां से ये चीज होती है। इफ यू आर गोइंग टू राइट जीएसटी कि आप इसका परिचय दीजिए, व्हाट इज द जीएसटी, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, और व्हाट इज द टैक्स, किस तरीके का कुछ आ जाए, तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं। ठीक, केवल कस्टम से इसको रिलेट मत करिए, ये सारे टैक्सेस में है। ठीक है, फिर एंट्री के थ्रू ये टैक्सेस आपके उसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक, तो एंट्री नंबर 83 से कस्टम टैक्स इंक्लूड हुआ है। ठीक है, अब जल्दी से अब इसकी जो बेसिक बड़ी बड़ी डेफिनेशंस हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। अब आपका एक बात और छूट रही है बीच में कि ये जितना इनडायरेक्ट टैक्स है इसका कंट्रोल कौन कर रहा है? जो डायरेक्ट टैक्स है उसका कंट्रोल कौन करता है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस किसको रिपोर्ट करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये प्रोसेस है हमारे यहाँ की कंट्री में, वर्किंग का ये सिस्टम है। अब ये जो आपके जीएसटी आ गए या ये जिस कस्टम की बात हो रही है, तो ये तो सीबीडीटी में जाएगा नहीं क्योंकि वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो ये किस में जाएगा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। लिख लीजिए इसको, धोखे से भी मत लिख दीजिएगा कि सी वो जो आपकी जीएसटी की कोई अलग से कोई ऐसी बॉडी होगी जो कंट्रोल कर रही होगी। मेन कंट्रोलिंग किसके पास है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम फॉर द जीएसटी एज वेल एज द कस्टम। ठीक, इसको मेन कंट्रोलिंग अथॉरिटी इसके पास है। देन ही इज गोइंग टू रिपोर्ट द फाइनेंस मिनिस्ट्री। इस तरीके से ये काम होने वाले हैं। और इसके बाद अब जल्दी जल्दी से देख लीजिए, आपके लिए कुछ इसमें इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं। वो है द बैगेज। नाउ व्हाट इज द बैगेज? अब आपको समझ आ रहा है कस्टम लागू कहाँ होगा? कोई सामान हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है और हिंदुस्तान से में आ रहा है। ठीक,
वहां पे लागू होगा। बैगेज, बैगेज क्या चीज है कि जो भी आपका लगेज है उससे अलग, जो लगेज आपका एयरक्राफ्ट में या वेसल में बुक होकर के लगेज एरिया में चला गया, दैट इज अ लगेज। बट इफ यू आर कैरिंग एनी टाइप ऑफ बैग विद यू, देन इट इज ए बैगेज, तब वो आपके लिए बैगेज है। और ये समझ लीजिए, ठीक। और उसके बाद क्लियरेंस फॉर द होम कंजम्पशन, लिख लीजिए इस हेडिंग को फटाफट, क्लियरेंस फ्रॉम द होम कंजम्पशन। ये क्या चीज है कि इफ एनी गुड्स, कोई गुड्स आपके कस्टम एरिया में आ जाता है और कस्टम की कस्टडी में चला जाता है, तो उसका रिलीज होना फॉर द पर्पस ऑफ द पीपल्स ऑफ द कंट्री, और द पर्सन हु हैज परचेज सच गुड्स और द पर्सन हु इज इम्पोर्टेड सच गुड्स, उसको वो डिलीवर हो जाए, तो इसको बोलेंगे क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। कोई भी सामान बाहर से आएगा तो वो कस्टम के एरिया में डिटेन हो जाएगा। समझ रहे हैं अच्छे से कि वो डिटेन हो जाएगा, मतलब रोक लिया जाएगा। वो तब तक नहीं मिलेगा जिसने खरीदा है उसको, कि जब तक उससे रिक्वायर्ड पेपर्स, उससे रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज सारी पूरी नहीं हो जाएंगी। और वो जब पूरी हो जाएंगी, देन उसको बोला जाएगा द क्लियरेंस ऑफ द गुड्स। ठीक, क्लियरेंस ऑफ द गुड्स फॉर द होम कंजम्पशन। तो वो होम कंजम्पशन के लिए आपके लिए गुड्स क्लियर हो गया, कस्टम एरिया से बाहर चला गया। ठीक। अब कस्टम एरिया क्या है? कस्टम एरिया वो एरिया है जहां तक की बाउंड्रीज में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड गुड्स को रखा जाए, स्टोर किया जाए, उनकी लोडिंग अनलोडिंग की जाए। ये सारा का सारा कस्टम एरिया है, जो कि डिफाइन किया जाएगा रेस्पेक्टिव एरिया के हिसाब से, कस्टम स्टेशन के नाम से। क्लियर हो रही है बात? जैसे रेलवे स्टेशन, तब रेलवे स्टेशन में तो क्योंकि पैसेंजर्स भी चल रहे हैं और गुड्स भी चल रहा है, वो रेलवे स्टेशन का वो पूरा बड़ा एरिया, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप में से कई लोगों ने वेसल्स की पोर्टिंग और कस्टम स्टेशन को ना देखा हो, तो दिक्कत हो सकती है। तो रेलवे स्टेशन का वो बड़ा एरिया जहां से लोग चढ़ते उतरते हैं, साथ ही साथ जहां पर सामान की लोडिंग अनलोडिंग होती है, यानी माल गोदाम वाला एरिया भी फॉर दिस पर्पस कॉल्ड टू बी द स्टेशन। जैसे कभी अगर आप घंटाघर जाएं, आपने सबने ट्रेनें पकड़ी होंगी अगर कानपुर में रह रहे हैं, तो कभी अभी आप घंटाघर जाएं तो घंटाघर से आप देखेंगे कि मंजूसरी की साइड देखी है आपने, तो जो मंजूसरी टाकीज की साइड है उसके बगल में आप देखेंगे कि एक काफी बड़े से एरियाज हैं जहां आप देखते हो कि कई सारे ट्रक्स की एंट्रीज है और कई सारे ट्रक्स निकलते रहते हैं। दो गेट बने हुए हैं मंजूसरी के जस्ट सामने, जैसे जैसे रोड वो सर्कुलर टर्न होती है, वो पूरा का पूरा एरिया में आप यही पाएंगे कि केवल गुड्स है, और उस गुड्स के साथ में ट्रक्स जो हैं वो आते जाते रहते हैं। तो ये क्या है बेटा? ये सारे वो गुड्स हैं कि जो कि रेलवे के थ्रू लोग मंगाते हैं या रेलवे के थ्रू लोग भेजना चाहते हैं। तो नॉर्मल लैंग्वेज में इसको बोला जाता है रेलवे का माल गोदाम। ठीक। तो ये जो एरिया हुआ, अगर ऐसा एरिया कस्टम में है, तो इस पूरे एरिया को कवर करते हुए हम बोलेंगे कि ये आपका क्या है, दिस इज द कस्टम स्टेशन। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग जल्दी से। और ड्यूटीएबल गुड्स और नॉन ड्यूटीएबल गुड्स। ड्यूटीएबल गुड्स वो हैं कि जिनके ऊपर कोई ड्यूटी लगनी है, जिनके ऊपर कोई चार्ज बनता है और लगाया जाए। नॉन ड्यूटीएबल गुड्स वो हैं कि जिनके जो एग्जेम्प्ट हैं, जिनके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं बनती। नाउ बड़ी इंपॉर्टेंट बात सॉरी बच्चों, थोड़ी दिक्कत होगी कि आज हल्की खराश है मुझे। कुछ टर्म्स हैं जिनको आप बहुत अच्छे से लिख लीजिए, पीछे की क्लास में ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं। नाउ द टेरिटोरियल वाटर्स, फटाफट लिखिए टेरिटोरियल वाटर। ये जीएसटी में भी काम करेगा और सब जगह काम करेगा आपको। टेरिटोरियल वाटर्स, व्हाट इज दिस टेरिटोरियल वाटर्स? टेरिटोरियल वाटर्स इज एरिया ऑफ 12 नॉटिकल माइल्स 12 nautical miles from the sea coast or the base land line। मतलब जहां पर भी किसी देश की जमीनी सीमा खत्म हो रही है, वहां से 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया इज द कॉल्ड टेरिटोरियल वाटर्स।
अब ये टेरिटोरियल वाटर्स का मतलब क्या हुआ बेटा, कि ये जो 12 नॉटिकल माइल्स हैं, अगर इस 12 नॉटिकल माइल्स को आप किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहोगे, देन इट इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर। एक नॉटिकल माइल में 1.8 समथिंग इस तरीके से कुछ वैल्यू क्रिएट होती है, तो ये 12 नॉटिकल माइल लगभग 20 किलोमीटर के आसपास का एरिया बनेगा। तो ये जो 20 किलोमीटर का एरिया है, 20 आप लिख लिख सकते हैं अप्रॉक्स, लेकिन पर्टिकुलर वर्ड आपको लिखना चाहिए 12 नॉटिकल माइल्स, क्योंकि समुद्री सीमा नॉटिकल माइल्स में ही नापी जाती है, नॉट इन द किलोमीटर्स। तो 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है, दैट इज द टेरिटोरियल वाटर। इस टेरिटोरियल वाटर में कंट्री जिसका ये टेरिटोरियल वाटर है, हैव अ सवर्जिन राइट, मतलब पूरे संप्रभु अधिकार हैं वहां पर, भूमि की तरीके से ही उस देश को पूरे अधिकार प्राप्त हैं, किसी को भी रोक सकता है, किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है, सारे कानून वहां पर उस देश के वैसे ही लागू होते हैं। मतलब सारे, आईपीसी भी लगेगी, सीआरपीसी भी लगेगी वहां पर, इनकम टैक्स भी लगेगा, जीएसटी भी लगेगी, सारे टैक्सेस लगेंगे। ठीक है, तो ये एरिया आपका 12 नॉटिकल माइल तक आप ये कह सकते हो कि इंडिया की या किसी भी कंट्री की परफेक्ट बाउंड्री इन द सीज। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया है, यहां से आप अगर एक इमेजिनरी लाइन आसमान में उठाएं, तो ये जितने ऊपर तक जाएगी वहां तक भी पूरा इंडिया का सॉवरेन राइट का एरिया माना जाएगा, मींस द एयर सरफेस। ठीक, इससे आगे बढ़ जाइए, इससे आगे फिर 12 नॉटिकल माइल्स का एक इमेजिनरी मार्किरेशन क्रिएट होगा, एंड दैट इज कॉल्ड द कस्टम वाटर्स। उसको बोलेंगे कस्टम वाटर्स। ठीक, इस कस्टम वाटर में हर उस देश को यह अधिकार प्राप्त है जिसका ये कस्टम वाटर है, कि वो वहां पर किसी जहाज को रोककर उसकी चेकिंग कर सकता है, उसको पूछ सकता है कि आप यहाँ कैसे, आप मेरे देश में सामान बेचने आए हैं कि नहीं आए हैं, कहाँ से घूम गए, ये पूछ सकता है, उस पर लदे सामान की जांच कर सकता है, रोक सकता है। लेकिन कानून जो भारत वाले हैं वो लागू नहीं होंगे, जैसे आईपीसी और ये वो सब लागू नहीं होंगे, ये टेरिटोरियल वाटर्स तक है केवल। ठीक, लेकिन कस्टम का पावर है वहां पे 12 नॉटिकल माइल तक। इससे तो मतलब आपके कितने हो गए, 24 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन, बेस लैंड लाइन, जहां से आपकी जमीन खत्म हो रही है, वहां से 24 नॉटिकल माइल तक। फिर इससे आगे आप बढ़े, तो जो आपकी बेस लाइन लैंड लाइन है, वहां से 200 नॉटिकल माइल्स, मतलब इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर, इंक्लूडिंग कस्टम वाटर, 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया। अब 200 नॉटिकल माइल्स बेटा कितना हो गया, लगभग 300 से 400 के बीच की फिगर आएगी। जब 1.8 समथिंग से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 400 से कुछ कम, 300 350 के ऊपर। इतना एरिया क्या है आपके लिए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या करता है, आपको एम्पावर करता है कि आप जो भी कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वो वहां तक एक्सट्रैक्शन, फिशिंग, माइनिंग, ये सारा का सारा वो समुद्र में, मतलब व्यापारिक गतिविधियां वो देश कर सकता है जिसका कि वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। मतलब आप वहां तक 200 किलोमीटर तक आप फिशिंग कर सकते हैं, कोई अगर आपको पता चले कि यहाँ पे कोई रतन है, कोई मिनरल है, तो वो आप कर सकते हैं। जो लोग कभी बम्बई घूमने गए हों, उन्होंने अगर रिलायंस का वो देखा हो, रिफाइन जो लगा हुआ है पेट्रोल एक्सट्रैक्शन, तो वो बॉम्बे की आप देखोगे कि जो सीमा है उससे काफी दूर है। जब आप कभी आगे वो जो गुफा पड़ती है उसमें आप जाएं, तो आपको वहां से कुछ उसके हल्के फुल्के दर्शन हो सकते हैं दूरबीन से। तो वो जो एरिया है, मतलब वो कहाँ पर है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर। बहुत बड़ा प्लांट लगा है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द ऑयल्स। ठीक, समुद्र में वहां तेल मिल रहा है और तेल निकाला जा रहा है वहां पर, तो उसका प्लांट लगा हुआ है, तो दैट इज इन द एरिया ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब आपको समझ आ रहा है कि समुद्र में कहाँ तक किस देश के अधिकार होते हैं और किस तरीके से वो काम कर सकता है। ठीक, अब एक इंटरेस्टिंग बात बाद में करूंगा, क्योंकि अभी पढ़ाई की थोड़ी बात हो जाए फिर इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग बात में फिर आप लोगों का ध्यान बढ़ जाएगा, इधर उधर भाग जाएंगे आप। तो अब आपको टेरिटोरियल वाटर पता हो गया, कस्टम वाटर पता हो गया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पता हो गया,
बैगेज पता हो गया, और ड्यूटेबल गुड्स पता हो गए, कस्टम स्टेशन पता हो गया। इतनी सारी मेन मेन बातें पता हो गई आपको, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आप जानते ही हैं। इससे मुझे बताना नहीं है, वरना आप बुरा मान जाएंगे कि ये तो सर मुझे आता था पहले से ही। ओके चलिए, तो थोड़ा सा आपके लिए रिक्रिएशन भी हो गया। अब जल्दी से आपको टाइप ऑफ कस्टम ड्यूटीज लिख लेनी चाहिए। फटाफट से लिखिए, इसको लिखना ही पड़ेगा आपको। टाइप ऑफ कस्टम ड्यूटीज, कितने तरीके की कस्टम ड्यूटी होती हैं? देखिए, नंबर वन, बेसिक कस्टम ड्यूटी, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं BCD, बेसिक कस्टम ड्यूटी। ठीक, ये वो कस्टम ड्यूटी है जो किसी भी गुड्स के ऊपर, वेदर इट इज एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग, इज इम्पोज्ड बाय द कस्टम एक्ट 1962 और द टैरिफ एक्ट, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, और बाय अमेंडेड और इनैक्टमेंट ऑफ द फर्दर फाइनेंस एक्ट्स। इनमें किसी में भी जिस रेट को जिक्र कर दिया गया हो, एनी रेट सेड इन दीज एक्ट्स, तो वो आप अप्लाई करेंगे या वो अप्लाई होगा उस गुड्स के ऊपर। जैसे कोई सामान हमारा जा रहा है, उस पर बोला जाए 20% है, तो ये जो 20% बेसिक, ये लगे ना ही लगना है, इसको बोलते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी। क्लियर हो गई बात? अगला लिखिए, काउंटर वैलिंग ड्यूटी, COUNTER, V फॉर वैन, VALLING, काउंटर वैलिंग ड्यूटी। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है CVD। ठीक, CVD। तो दिस इज द एडिशनल ड्यूटी। ये जो बेसिक ड्यूटी है इसके अलावा लगती है। तो अलावा लगती है तो कुछ खास चीजों पे लगती होगी, सब पे तो नहीं लग सकती, क्योंकि जो अलावा है वो विशेष हैं, किसी खास कारणों से ही तो वो अलावा हो गए, वरना तो उन्हें साथ में होना चाहिए सबके। तो ये इस कौन से इसमें कवर होने वाले हैं? कुछ ऐसे आइटम जो रेस्पेक्टिव कंट्री सेलेक्ट करे कि जिन पर उस सेम टाइप के लाइकवाइज आइटम हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हों, और उन पर लोगों को एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ रही हो। अब तो GST हो गया, एक्साइज की जगह तो GST देना पड़ रहा हो। तो अगर उनको GST देना पड़ रहा है तो क्या होगा? अगर उनको GST देना पड़ रहा है तो क्या होगा? अगर उनको GST देना पड़ रहा है तो जो आपकी होम कंट्री है, मान लीजिए अपनी कंट्री है, तो इनका सामान महंगा हो जाएगा। बाहर से जो सामान आ रहा है वो सस्ता है। तो जो बाहर से आने वाला सामान है, इट इज क्रिएटिंग अ थ्रेट टुवर्ड्स इंडियन इंडस्ट्री। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जिस रेशियो में हमारे यहाँ एक्साइज ड्यूटी मींस द मैन्युफैक्चरिंग टैक्स, ये मैं बता चुका हूँ पहले की क्लासेस में कि क्या होती है आपके लिए एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी जिस रेशियो में, या GST, अब तो GST हो गया, तो GST जिस रेशियो में पड़ रहा होगा लाइकवाइज गुड्स में, यानी उसी तरीके के सामानों में जो हिंदुस्तान में बन रहे हैं, उसी रेशियो से या उसी रेट का टैक्स काउंटर वेलिंग ड्यूटी करके बाहर से आने वाले सामानों पर लगा दिया जाएगा, जिससे कि कंपटीशन एक जैसा बना रहे और हमारी इंडस्ट्री को हार्म ना हो। पब्लिक तो वही खरीदने लग जाएगी जो उसे सस्ता मिलेगा, और दोनों सामान की क्वालिटी एक जैसी है, दोनों सामान एक जैसे हैं। हमारी कंट्री का महंगा हो जा रहा है टैक्सेस के कारण, दूसरा भेज रहा है तो उसका महंगा नहीं हो पा रहा है, तो मानी बात है सस्ता बिकेगा। तो इसको कवर अप करने के लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है। ठीक, और काउंटर वेलिंग ड्यूटी कब लगेगी? जो बेसिक आपकी ड्यूटी है, लिख लीजिए इसको, जो बेसिक ड्यूटी है और अगर उस पर कोई सेस है तो उसको जोड़ देने के बाद। मतलब इफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स इज 1000 एंड द बेसिक ड्यूटी इज 10%, तो दाम कितने हो गए? 1100। इस 1100 पे लगेगी। ठीक, काउंटर वेलिंग ड्यूटी किस पर लगेगी? बेसिक ड्यूटी को ऐड करने के बाद। आगे बढ़ जाते हैं, एडिशनल कस्टम ड्यूटी और स्पेशल, इसका एक दूसरा नाम भी है स्पेशल CVD, मींस स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी। और जैसा इसका नाम है बेटा, और जैसा आप काउंटर वेलिंग ड्यूटी को समझ चुके हो, उसी हिसाब से आप इसमें आगे बढ़ जाओ कि कुछ ऐसे भी गुड्स आपको मिल जाएं कि जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी के बाद भी कवर अप नहीं हो पा रहे हैं, और आपको लग रहा है कि नहीं इन पर ऑन इंक्रीज कर देना चाहिए या इन पर कुछ और अलग से ज्यादा लगाना चाहिए, तो आप स्पेशली उस टैक्स को इम्पोज कर सकते हो।
for making the for the purpose to make the fair competition in the domestic market or to protect our indigenous industry. ठीक, तो इसको बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो, स्पेशल सीवीडी लगा सकते हो। स्पेशल सीवीडी ऐसे आइटम्स पे लग जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं, सेफ गार्ड ड्यूटी। सेफ गार्ड ड्यूटी, सेफ गार्ड ड्यूटी क्या करती है कि सेफ गार्ड ड्यूटी कोई भी आर्टिकल या कोई भी चीज इंपोर्ट होकर के आ रही है तो उसकी क्वांटिटी को रोकने का एक तरीका हो सकता है कि इफ द ह्यूज फ्लो ऑफ एनी गुड्स, बहुत ज्यादा फ्लो भी कर दिया जाए किसी आइटम का, अगर किसी एरिया में भले रेट समान हो तो हाई फ्लो से क्या होगा, हाई फ्लो से अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी इजी। तो जो आप मार्केटिंग में पढ़ते हैं, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, 4 तरीके, तो जो प्लेस वाला कंपोनेंट है वो इजीली मैच हो जाएगा उस गुड से कि जो जिसका हाई फ्लो है, हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो हर जगह पहुंच पाएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा है। अब सस्ते मद्दे के लिए तो आपने ड्यूटी व्यूटी लगा के उसको कवर अप किया, लेकिन कोई चीज आपके यहाँ इतनी ह्यूज प्रोडक्शन में नहीं है, तो यहाँ से भी कंपटीशन क्रिएट होता है। तो इसके लिए सेफ गार्ड ड्यूटी होती है कि जो कि एक फ्लो को भी चेक कर सकती है कि इतनी क्वांटिटी अलाउ है। ठीक, दैट इज द सेफ गार्ड ड्यूटी, कि इस क्वांटिटी के ऊपर आप जा रहे हो तो वो हाई टैक्स इंपोज करेंगे। आपको बात समझ आ रही है? रोकेंगे नहीं कि इससे आगे आप नहीं जा रहे हो तो हम एक लिमिट के बाद रोकेंगे, लेकिन एक लिमिट के बाद वो टैक्स और बढ़ा देंगे कि इससे ज्यादा अगर सप्लाई कर रहे हो तो इतना टैक्स और देना पड़ेगा। इसका असर क्या पड़ेगा कि बाहर से आने वाला सामान थोड़ा महंगा हो जाएगा। थोड़ा महंगा हो जाएगा तो लोगों को ये इम्पल्स होगा कि वो अपने यहाँ का सामान खरीदे। तो इसको बोलते हैं सेफ गार्ड ड्यूटी। इससे आगे बढ़ जाते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। लिखते जाइए फटाफट, एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी कहां पर लागू होती है? जब बहुत हाई फ्लो हो, बहुत ज्यादा हाई फ्लो हो किसी भी गुड्स का, और उसको अब वो लगने लग जाएगा कि ये तो बेचना भी नहीं चाहते हैं, बेच तो रहे ही हैं मेरे देश में साथ ही साथ इतना डंप करा दे रहे हैं सामान कि आगे भी बहुत देर तक फाइट चलती रहेगी। मतलब हमारे यहाँ की इंडस्ट्री या सिस्टम ऑफ ट्रेड को ये काफी हद तक हैम्पर करेगा या डिस्टर्ब करेगा, इतना ज्यादा फ्लो ऑफ गुड्स है मतलब डंप करने का इरादा। तो उस पे लगती है एंटी डंपिंग ड्यूटी, और इसके रेट्स बहुत हाई होते हैं और चाइनीज आइटम पर बहुत ज्यादा लगती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। ओके, तो कितनी सारी ड्यूटी आपके पास हो गई हैं। अब एक दो छोटी छोटी और बच रही हैं, उनको भी आप लिख लीजिए। नेशनल कैलेमिटी, नेशनल कैलेमिटी कंटिंजेंट ड्यूटी नेशनल कैलेमिटी कंटिंजेंट ड्यूटी की क्या है कि कुछ ऐसे अगर प्रोडक्ट्स हैं जिनसे ये पाया जाए कि वो हार्मफुल हैं, यार बहुत देर देर से आने की आप लोगों की आदत है, अब बताइए इनको 9:40 पे एंट्री चाहिए, दिस इज डिस्टर्बिंग। तो सारे बच्चे जितने, उनसे विनम्र निवेदन है, क्योंकि आप लोग बड़ी जल्दी बुरा नहीं मान जाते, तो विनम्र निवेदन है कि कृपया अगर आए तो 10 मिनट तक आ जाए। ठीक, क्योंकि ये आप खुद ही देख रहे हो कि इधर उधर की बात के अलावा हम लोग की बेसिक और एकदम कायदे की सारी बातें हो रही है रिगार्डिंग स्टडीज, और उसमें बीच बीच में एंट्री और एंट्री का अलाउंस, तो ये दिक्कत करता है बेटा। और केवल अगर किताब से ही आपको बोल देना है देन इट इज नो इशू। एंड अगर आपसे कुछ अच्छी बात करनी है जो आपके लिए कारगर हो, तो मीन द थॉट ऑफ फ्लो ऑफ थॉट्स इज टू बी नीडेड। इफ एनीथिंग इज इंटरवीनिंग देन थॉट ऑफ फ्लो इज गोइंग टू बी ब्रेक। तो ये बिगड़ जाएगा विचार का प्रवाह। तो अगर विचार का प्रवाह बिगड़ेगा तो आपको अच्छी चीज मिल नहीं पाएगी। किताब तो आप सब खरीद सकते हैं, नेट पे आप सब सर्च कर सकते हैं, देन व्हाट इज द नीड ऑफ मी टुवर्ड्स यू, तो मेरी क्या जरूरत। तो इसको ध्यान रखिए, कोशिश करिए कि पहले 10 मिनट के अंदर आ जाइए। बहुत किसी कारण आपको देर हो रही है तो 2-4 मिनट और सही। अब ये जिद पे अड़ गए हैं साहब कि इनको आना ही है, तो अब नहीं आना है तो क्योंकि समय 9:38 हो रहा है मेरी घड़ी में। तो प्लीज जो भी आपका ग्रुप है उस पर ऑफिशियली नहीं, अनऑफिशियली आपके पर्सनल ग्रुप भी होंगे, ये बता दीजिए कि टाइम का बच्चों ख्याल रखो, बड़ी कम मीटिंग है हमारी आपकी। ठीक, चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो नेशनल कैलेमिटी ड्यूटी उन आइटम्स पे लगेगी कि जो आइटम ये लगता है कि हमारी सोसाइटी या कंट्री के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। ठीक, उन पर, जैसे
पान मसाला, सिगरेट, वाइन, जो किसी हेल्थ कॉज से या किसी और काज से आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, उन पे सरकार टैक्सेस बहुत बढ़ा देती है। तो कस्टम ड्यूटी में अगर ये बाहर से भी आ रहे हैं या आप बाहर भेज रहे हैं तो भी इन पे ड्यूटी ये अलग से चार्ज किया जा सकता है, मतलब बेसिक लगेगी लगेगी, अगर काउंटर वेलिंग लगनी है तो वो भी लगेगी, ऊपर की जो जो डिस्कस हुई अगर वो एप्लीकेबल है तो वो तो लगेंगी लगेंगी। इफ द नेचर ऑफ गुड्स, अगर ये कैलेमिटी के केस में आ रहा है तो ये कंटिजेंट ड्यूटी भी लग सकती है, और इस कंटिजेंट ड्यूटी का जो टैक्स है वो वेरी करता है 10 से 45% तक। समझ रहे हैं, सरकार अपनी डिस्क्रिप्शन से 10 से 45% तक का एडिशनल टैक्स इंपोज कर सकती है ऑन द आइटम्स विच आर हेल्थ कंसर्न्स और विच आर क्रिएटिंग एनी टाइप ऑफ कैलेमिटी। ठीक, तो इन पर एक्स्ट्रा लग सकता है। और किसी एक लेक्चर में मैंने ये भी आपको बोला है, किसी दिन डिस्कस जरूर कर दूंगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा काम की बात है कि आप जितने भी लोगों को देख रहे हैं मसाला और ये सिगरेट खाते पीते हुए, तो जरा आप अपने कोर्स में चले जाइए और अपने कोर्स के हिसाब से एनालाइज करिए कि व्हाट यू आर पेइंग एंड व्हाट यू आर गेटिंग। पिछले किसी लेक्चर में मैंने इसका हल्का सा जिक्र किया है, अब मुझे नहीं याद है कि किस उसमें मिलेगा, नहीं मैं बोल देता आपसे कि आप जाके सर्च कर लीजिए। तो बड़े शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ केवल, जो भी ये मसाला आपका बन रहा है, आपको जो ये 2 रुपए का मिल रहा है, इसके ऊपर जब आप जाके सिस्टम देखोगे टैक्स का, तो आपको दिखेगा कि यार इसमें से तो 1 रुपए के लगभग, तो और 1 रुपए और 1 रुपए के 20 पैसे के लगभग तो सरकार ले जा रही है टैक्स में। इतने हाई टैक्सेस हैं, ऑलमोस्ट नियर बाई 50% और मोर। तब दो में बचे 1 रुपए, 1 रुपए में आप मार्केटिंग पढ़ रहे हो। अच्छे से मुझे बताओ, उसे अपने सारे कर्मचारियों का खर्चा निकालना है, पैकेजिंग निकालनी है, इस सब के 10 पैसे या 20 पैसे तो बेटा निकल ही जाएंगे ना, 70 और 80 बच रहे हैं। 70-80 पैसे में आपको वो ढेर सारी सुपारी और कत्था और इलायची और पता नहीं क्या क्या वादे करते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स में, वो आपको दे देंगे। असंभव। समझ आ रहा है ना अच्छे से? तो प्लीज, जितने सारे लोग, जिनके मित्र दोस्त यार घर परिवार के लोग इन चीजों के हैबिचुअल हैं, उनको बेटा इस ढंग से भी आप समझा सकते हैं कि ये तो मिल ही नहीं सकता इतने में। जरा आप बाजार में सुपारी के दाम का पता करिए और फिर देखिए कि उस पाउच के अंदर कितनी सुपारी डाली जाती है। क्या वो असली सुपारी डाल सकते हैं? असंभव। 80 पैसे में डाल ही नहीं सकते। फिर उनका प्रॉफिट भी तो है, मैंने प्रॉफिट की तो चर्चा ही नहीं की। यहाँ 80 पैसे तक तो खाली जो उनको सरकार को जो देना है और जो उनकी पैकेजिंग और वेतन ये निकल गया, अभी प्रोडक्शन कॉस्ट बाकी है और प्रॉफिट बाकी है। तो कोई इतना रिस्क और इतना सारा काम करेगा तो यार इस 2 रुपए में 20 पैसे 30 पैसे प्रॉफिट भी लेगा। हाँ लेगा, आप एग्री करेंगे मेरी बात से, तो लेगा तो अठन्नी बची। 50 पैसे में क्या दे देगा वो आपको? आप बताइए, असंभव। तो जितने लोगों के रिश्तेदार नातेदार मित्र यार, तो ये एक परोपकार का काम है कि आप करिए। आपकी बात को कोई सुने ना सुने, जैसे मैं आपसे कर रहा हूं तो अगर 100 में से किसी एक दो ने भी आपकी बात को ध्यान से सुन लिया, तो आप समझिए आपने नेशन की बड़ी भारी सर्विस कर दी और बड़ा भारी भगवान की निगाह में अच्छा काम कर दिया। तो हाउ टू अप्लाई द स्टडीज इज द मेन थिंग इन द रियल लाइफ। कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे लोग पढ़ेंगे, अगर किसी ने पढ़ा और रट के उसको निकल जाएंगे, इतना पढ़ता है इतना पढ़ता है। इम्प्लीकेशन, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन? तो इम्प्लीकेशन की स्टडी जरूर होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। ये एक रियल लाइफ से टच करती हुई बात थी, दैट इज वाई वी हैव डिस्कस्ड इट। अब जल्दी से इसको आप आगे बढ़ जाओ कि कुछ बैगेजेस हैं कि जिनको एग्जेम्प्ट किया गया है। तो वो बैगेजेस कौन से हैं, या जल्दी से देखिए। अगर आपके पास बैगेज में लैपटॉप कंप्यूटर है जो आप हिंदुस्तान लेके आ रहे हो, इम्पोर्टेड है, और जो पर्सन ट्रेवल कर रहा है उसकी एज 18 साल या उससे ज्यादा है, तो ये एग्जेम्प्ट है, इस पे कोई ड्यूटी नहीं लगने वाली। पर्सनल प्रॉपर्टी कोई आपकी है उसमें, ठीक, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। कोई फूड स्टफ है अप टू द ₹50,000, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। ठीक, इससे आगे बढ़ जाते हैं। पर्सनल यूजेस की कुछ चीजें हैं,
ठीक है, जैसे कोई फ्री गिफ्ट्स है, डोनेशन है, ये आपको किसने दिए हैं? रेड क्रॉस ने, केयर गवर्नमेंट ने, फॉर द रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन, तो ये एग्जेम्प्ट हैं। किसी तरीके के सैंपल्स हैं, प्राइस लिस्ट है, प्रोटोटाइप्स हैं, तो ये एग्जेम्प्ट हैं। ठीक। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, उससे रिलेटेड कोई छोटी चीजें हैं तो वो एग्जेम्प्ट है। इतनी सारी चीजें आपके लिए पर्सनल बैगेज में एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड काफी सारी हमारी आपकी बात हो गई है। और अब आपको ये पता हो जाना चाहिए कि विच आर द प्रोहिबिटेड गुड्स एंड विच आर द रिस्ट्रिक्टेड गुड्स। एनीबडी इज रेजिंग द हैंड? यस, विवेक यादव, हैव यू हैव टू से एनीथिंग? हेलो सर, जैसे हम कोई व्हीकल लाते हैं दूसरी कंट्री से तो उस पे लगेगा क्या टैक्स? बिल्कुल लगेगा। आप पहली बात तो व्हीकल जो आप लाएंगे वो तो लगेगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ टैक्स, वो तो लगना ही लगना है। ठीक, व्हीकल तो लगेगा बेटा, क्योंकि व्हीकल बैगेज का हिस्सा नहीं होता ना। बैगेज मैंने पहले आपको बताया, बैगेज वो जो कंधे पे लटका के आप जाएं, कैरी करे साथ में। ठीक ना? वो बैगेज जो आपका उसके अंदर जा रहा है, वो ऑलमोस्ट स्कैनेबल है सारा का सारा, और वो टैक्सेबल है। आप मुझे ये बताओ कि इंडिया में ही अगर आप कहीं से भी व्हीकल खरीदो, क्या वो फ्री है? नहीं। तो बाहर से भी फ्री नहीं होगा। और एक अभी बहुत बड़ा स्कैम पकड़ा गया है, बाहर से केवल ड्यूटी उनके लिए फ्री है कि जो कि डिप्लोमेट हैं। अब आपने पूछ ही लिया है तो मैं इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ, जो कि डिप्लोमेट सर्विसेज में है। डिप्लोमेट आप समझते हैं ना, भारतीय राजनयिक, जो हमारे दूतावास में कहीं काम कर रहे हैं, और जो वास्तव में डिप्लोमेट है, वहां काम करने वाला कोई क्लर्क, वहां काम करने वाला कोई दूसरा ऑफिशियल नहीं, विच आर होल्डिंग द पोस्ट ऑफ डिप्लोमेट्स। ठीक, और उसमें वो भी शामिल है कि जो बाहर की कंट्रीज से यहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे भी कई सारे देशों के राजदूत होंगे और सारे लोग होंगे। वो अगर कोई व्हीकल बाहर से मंगाते हैं, देन इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द कस्टम ड्यूटी। ठीक। और अगर आप जागरूक हैं तो भी आपने कुछ दिन पहले एक न्यूज देखी होगी कि एक रैकेट था, कि जो कई सारे राजनयिक के साथ कांटेक्ट बना करके या उनकी फेक आइडेंटिटी को यूज करके उनके नाम पे व्हीकल्स मंगाता था, तो उनको बड़े सस्ते पड़ जाते थे, फॉरेन की लग्जरी कार्स, और उन लोगों को जो रियल दाम है उससे कम में बेच दिया करते थे, क्योंकि उन्हें कस्टम ड्यूटी नहीं पड़ती थी। ठीक। तो वो ओके अभी सर। पकड़ा गया है कुछ दिन पहले। और कौन सी कंपनी उसमें इन्वॉल्व थी वो मुझे याद नहीं है, आप सर्च कर लीजिएगा। तो आपका सवाल का जवाब मुझे लगता है आपको मिल गया होगा। यस, आर यू सेटिस्फाइड? यस सर, यस सर। ओके, तो जल्दी से अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि अब आपके लिए प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड गुड्स ये क्या है, कि किनको रोका गया है। ठीक, और किनको चेक करना है, दोनों वर्ड में बड़ा फर्क है। प्रोहिबिटेड मतलब पूरी तरीके से अवैधानिक लेके ही नहीं चलना है। रिस्ट्रिक्टेड जिनके ऊपर कुछ अंकुश और कुछ रोक है वो रोक किन्हीं कारणों से हट भी सकती है। गेटिंग माई वर्ड्स? पहली बात मैं ये बोल रहा हूँ, प्रोहिबिटेड मतलब जो पूरी तरीके से निषेध है हिंदी के हिसाब से। ठीक, जिनको वैधानिक मान्यता नहीं, जिनकी लेजिटिमेसी नहीं। ठीक। दूसरे वो कि जिन पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिन पर रोक है। तो रोक अगर आप सेटिस्फाई कारण देते हैं या रोक हटाने के कोई प्रोसीजर है तो रोक हट सकती है, इतना फर्क है दोनों में। तो प्रोहिबिटेड गुड्स में क्या क्या चीजें हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो सकती, लिख लीजिए फटाफट। नारकोटिक ड्रग्स, काउंटरफीटेड और पायरेटेड गुड्स, counterfeited and pirated goods, and goods which are infringing, and goods which are infringing enforceability of intellectual property rights, and goods which are infringing enforceability of intellectual property rights. Third, any pornographic material, any pornographic material,
ये तीन पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड हैं। ये अगर आपके पास मिल गए या जो भी ट्रेवलर है उसके पास मिल गए तो उसको डिटेन किया जा सकता है। उसके जिस देश में वो पकड़ा गया उस देश की दंड संहिता, जैसे आपके यहाँ आईपीसी चलती है, ऐसे वहां का जो भी पनिशेबल लॉ होगा उसके हिसाब से उसको उस दायरे में लाके पनिश किया जा सकता है। नारकोटिक्स ड्रग्स पहला आइटम मैंने बोला। दूसरा बोला काउंटर फीटेड एंड पायरेटेड गुड्स, मतलब जिनमें आप बदलो, नकली हो, छद हो, नकली चीजें आपके पास हो, ठीक, पायरेटेड हो, या कोई ऐसी चीज है कि जो कि बाधा डालती है, इन्फ्रिंजिंग बाधा डालती है किसमें, इन्फोर्सेबिलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी किसी दूसरे का कोई कॉपीराइट है, कोई चीज है, उस चीज को आपने बगैर उसकी परमिशन लेके चल रहे हैं या पहुंचा रहे हैं या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो देन यू आर इन्फ्रिंजिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है ना। किसी कोई बुक है उसका कॉपीराइट किसी के पास है, आपने उससे परमिशन ली नहीं, कुछ पूछा नहीं, और सेम टू सेम वैसी बुक छापी या उसी किताब को बेचना शुरू कर दिया, तो अलाउ नहीं है ये। ठीक। तो फिर पोर्नोग्राफिक मटेरियल, ये क्या होता है ये आप बेहतर जानते हैं। तो तीन तरीके के आइटम्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। आगे बढ़ जाते हैं रिस्ट्रिक्टेड गुड्स, ये थोड़े से आपको लिख लेने चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड गुड्स में आपके लिए फायर आर्म्स एंड एमुनिशंस, कोई हथियार या हथियार में उपयोग किए जाने वाला सामान, कारतूस या कुछ इस तरीके की चीज, ये सारे रिस्ट्रिक्टेड हैं, प्रोहिबिटेड नहीं है। मतलब इनको लाया तो जा सकता है पर आपको कारण बताना पड़ेगा। अगर इंडियन आर्मी को या किसी राज्य की पुलिस को बाहर से कोई हथियार चाहिए तो वो मंगा सकती है, उसके पास कारण हो, वो अपने पेपर्स दिखाएगी। अगर पर्सनल कोई व्यक्ति मंगा रहा है तो उसके पास पर्टिकुलर लाइसेंस हो और इसको मंगाने के लिए आरबीआई की परमिशन हो, ये सारी आप फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं, तो इसको कोई भी मंगा सकता है। टैक्स तो पड़ेगा ये जो पड़ता है, ठीक है ना। रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स में दूसरा है लाइफ बर्ड्स एंड द एनिमल्स इंक्लूडिंग पेट्स, किसी तरीके के जानवर को, किसी तरीके की पशु पक्षी को, चाहे वो पालतू हो, इनको भी आप लेके नहीं जा सकते until and unless द रिस्ट्रिक्शन इज रिमूव्ड, जो भी रिस्ट्रिक्शन में पर्याप्त कारण है इनको हटाने के बाद। ठीक। इंडेंजर्ड स्पीसीज प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनको भी आप लेके नहीं जा सकते वेदर दे आर लाइव और डेड। ठीक। रेडियो ट्रांसमीटर्स विच आर नॉट अप्रूव्ड फॉर द बैगेज, क्योंकि रेडियो ट्रांसमीटर्स में आपकी इप चिप सारी चीजें आ जाएंगी और पता नहीं कौन सी चिप है उससे क्या इस्तेमाल हो जाए। ठीक है। आगे बढ़ जाइए। गोल्ड एंड सिल्वर, ये भी आपके बैगेज का हिस्सा नहीं बन सकता। हाँ, वो ऑर्नामेंट कि जो आप डायरेक्टली पहन रहे हैं, एक पर्सन पहन सकता है, उतना अलाउ है, बाकी पर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी और इंपोर्ट ड्यूटी होके होगा। इंडियन एंड फॉरेन करेंसी अबव द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट, जब आप बाहर जाएंगे तो आपका वीजा बनेगा तो वो आपसे पूछेगा कितने दिन रुकने वाले हैं, तो उतने की परमिशन होगी, उसके अगेंस्ट में आप अपनी करेंसी को कन्वर्ट करा सकते हैं, उससे ज्यादा की करेंसी आप लेके कैरी करके नहीं चल सकते। ठीक। आगे बढ़ जाइए फटाक से। दो तरीके के पैटर्न होंगे, जिन्होंने भी एयर ट्रेवल या समुद्री यात्रा की है उनको इसकी जानकारी होगी। टू चैनल्स आर देयर, एक चैनल रेड चैनल है और एक चैनल ग्रीन चैनल है। तो अगर आप ये डिक्लेरेशन देते हो कि इन योर बैगेज देयर इज नथिंग विच इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ टैक्सेशन और बी विच इज नॉट और इट इज नॉट कंटेनिंग एनी प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड गुड्स, तो आपका सामान ग्रीन चैनल से निकाला जा सकता है। वरना आप अगर के पास आपके पास कोई ड्यूटेबल आइटम है या रिस्ट्रिक्टेड या प्रोहिबिटेड आइटम है, देन यू हैव टू पास थ्रू द रेड चैनल। रेड चैनल से जाना पड़ेगा जहां पर फिर वो सारी चेकिंग होगी कि इस पे क्या ड्यूटी लगनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या इसे सीज कर लेना चाहिए। ठीक ना। हाँ, अगर आप ग्रीन चैनल से निकल रहे हैं और उस दौरान किसी चेकिंग या स्कैनिंग में आपके पास ऐसा कोई आइटम पाया गया कि जो ड्यूटेबल कैटेगरी का है, देन यू शुड बी पेनलाइज्ड, आपके ऊपर दंड लगाए जा सकते हैं।
और ये दंड किस किस तरीके के होंगे। आपको ग्रीन रेड चैनल समझ आ गया ना, क्योंकि इतना फ्लो ऑफ ट्रैफिक है कि सारा का सारा चेकिंग तो फिर भी वो सबकी कर ही रहे हैं, स्कैनिंग तो हो ही रही है, लेकिन एक एक को खोल के नहीं देखते। कारण ये लोगों के प्राइवेटाइजेशन से भी जुड़ा हुआ है, उनकी प्रिवेसी से भी जुड़ा हुआ है। तो आप डिक्लेरेशन दे दो, डिक्लेरेशन मीन्स यू आर टेकिंग अ ओथ दैट आई एम नॉट कैरिंग एनीथिंग, ठीक। एंड इफ यू आर टेकिंग द ओथ एंड देन वॉयलेटिंग इट, तो ये अपने आप में एक बड़ा भारी दंड बन जाता है कि आप किसी बात का एफिडेविट दो और उस बात को मत करो। तो इसी में एक धारा बन जाती है। बाकी तो बातें अलग है कि मिला क्या और टैक्स क्या लगेगा। तो आप जल्दी देखिए उस पर किस किस तरीके से दंड लग सकता है, लिखना चाहिए आपको। कॉन्फिस्केशन ऑफ द गुड्स, यानी गुड्स को जब्त किया जा सकता है। इम्पोजिशन हैवी फाइन, बहुत भारी जुर्माना लगा करके उस सामान को रिलीज कर दिया जाए, ठीक। अरेस्ट एंड प्रोसिक्यूशन इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन इन द सीरियस केस। आपको समझ आ रहा है कि क्या क्या इसमें हो सकता है। आपके सामान को पूरी तरीके से जब्त किया जा सकता है, आपके सामान पर बहुत ज्यादा फाइन लगा करके उसको छोड़ा भी जा सकता है। दैट इज ऑन द नेचर ऑफ द गुड्स एंड इंटेंशन ऑफ द पर्सन हु इज कैरिंग इट। इन सारी चीजों को देख के ये निर्णय लिए जाते हैं। अरेस्ट किया जा सकता है, आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन चलाया जा सकता है, मतलब मुकदमा चलाया जा सकता है। आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है, यानी आपको गिरफ्तार भी कस्टम पुलिस कर सकती है, जहां पर उसको लग जाए कि ये जो आइटम है ये सीरियस कैटेगरी का है, ठीक। तो यहां तक की हमारी आपकी सारी बात हो गई रिगार्डिंग कस्टम्स। अब एक दो छोटी छोटी सी बातें आपके साथ और हैं। कुछ टर्म्स इसमें आएंगे बेटा, वो आपको लिख लेने चाहिए, बड़ी जल्दी से लिखिए क्योंकि हम लोग की क्लास का टाइम काफी कम बच रहा है। एक्स फैक्ट्री प्राइस, ये एक्स फैक्ट्री प्राइस क्या है कि जो भी फैक्ट्री से सामान बाहर आ रहा है वो प्राइस, और इस प्राइस में क्या क्या शामिल होगा, द कॉस्ट ऑफ टोटल प्रोडक्शन प्लस द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द मैन्युफैक्चरर। ये दोनों चीजें मिल के आएंगी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स फैक्ट्री प्राइस। इसका रेफरेंस इसलिए बेटा आ गया यहाँ पर कि कई सारे आइटम्स हैं जो मैन्युफैक्चरर्स भेजना चाहते हैं बाहर, तो उनके लिए एक्स फैक्ट्री प्राइस का मीनिंग है, ठीक। तो एक्स फैक्ट्री प्राइस क्योंकि इनकी कोई नेचुरल बिलिंग नहीं हुई होगी, ये आया क्यों टर्म ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी नेचुरल कोई जीएसटी में बिलिंग नहीं हुई होगी, इन्होंने कहीं से खरीदा नहीं होगा, इन्होंने तो मतलब उसकी जो एसेसेबल वैल्यू है वो डिटरमाइन नहीं हुई होगी। तो जब तक एसेसेबल वैल्यू डिटरमाइन नहीं है तो कैसे आप उसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाएंगे, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाएंगे। मतलब अब तो आपको दाम ही नहीं पता है कि ये चीज है कितने की, तो आप कैसे उसके ऊपर कोई टैक्स लगा सकते हैं। कितना लगाएं भाई, इसके दाम तो बताओ यार, ये 100 की है कि 200 की, तो मैं 10% लगाऊं अगर 10% टैक्स है तो दाम साफ पता नहीं है क्योंकि इसका कोई बिल नहीं है, किसी से खरीदा नहीं गया, किसी को बेचा नहीं गया, ठीक। आपको केस अच्छे से समझ आ रहा है। तो जो मैन्युफैक्चरर के यहाँ से डायरेक्ट सामान निकल रहा है और एक्सपोर्ट के लिए जा रहा है, तो उसका कोई एक्स फैक्ट्री प्राइस, क्योंकि उसने बेचा तो है नहीं, वो तो अब बाहर वाले को बेच रहा है, तो एक्स फैक्ट्री प्राइस यहाँ पे मैटर करेगा। दैट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ सच पर्सन हु इज एक्सपोर्टिंग सच गुड्स। एक्सपोर्ट्स के केस में सबसे ज्यादा लागू होगा। देन एफ ए एस, ये तीनों, ये जहां जहां ये वर्ड है एफ ए एस, ये सारे कैपिटल में लिखने हैं आपको और डॉट लगाना है बीच में। इसको बोलते हैं हम लोग फ्री अलोंग साइड, ठीक। फ्री अलोंग साइड, इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है इसने इस कॉस्ट में क्या क्या शामिल हो गया, एक्स फैक्ट्री प्राइस अगर है तो, लोकल फ्रेट यानी मार्ग में जो भाड़ा लगा वो भी शामिल है, प्लस लोकल टैक्सेस, या अगर कोई लोकल टैक्सेस लगते हैं तो वो भी शामिल है। इसको हम लोग बोलेंगे एफ ए एस। अगला पॉइंट है आपके लिए एफ ओ बी, फ्री ऑन बोर्ड। इसको बोलते हैं फ्री ऑन बोर्ड। अब फ्री ऑन बोर्ड आपको समझ आ गया कि सामान वहां तक पहुंच गया, देन इट इज एफ ए एस। अब एफ ए एस से आगे आप बढ़ जाइए, लिखिए एफ ए एस प्लस
लोडिंग चार्जेस। अब सामान वहां तक कस्टम स्टेशन तक पहुंचा होगा तो उसे चढ़ाने में भी तो कुछ समय लगेगा, खर्चा लगेगा, तो वो लोडिंग चार्जेस प्लस एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर जो पड़ रही है तो वो भी पे कर दी आपके एक्सपोर्टर ने, देन इट इज एफओबी। और अगर एफएएस है तो जो जो चीजें कम हो रही हैं, तो ये जब इंपोर्ट में सामान छुड़ाने बंदा आएगा जिस जगह आप भेज रहे हैं, तो उसको पे करनी पड़ जाएगी। दिस इज द डिफरेंस, इसको आप दिमाग में रखिएगा। इनमें से कोई भी चीज बच नहीं सकती है। कारण बस इतना ही फर्क हो जाएगा कि एक पार्टी ने अगर कम पेमेंट किए हैं तो जो फाइनल पार्टी हु इज रिसीविंग द गुड्स और जिसको कस्टम क्लियरेंस चाहिए इन दैट कंट्री, उस पे ये सारी वैल्यू ऐड हो जाएंगी। तो एफओबी में एक्सपोर्टर ने क्या क्या पे कर दिया, एफएएस प्लस लोडिंग चार्जेस प्लस एक्सपोर्ट ड्यूटी। नाउ आखिरी टर्म इसका आपके लिए है सीआईएफ। सीआईएफ में को क्या बोलते हैं बेटा फुल फॉर्म में, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट मतलब जो एफओबी हो गई आपकी, अब मतलब आप ऐसे मान लीजिए एफओबी हो गई पूरी आपकी, ठीक है, या एफएएस है, एफओबी भी नहीं हुई, तो अब वो गुड्स कंसाइनमेंट ट्रेवल करेगा इन द सी। तो कभी कभी लंबी यात्राएं या 10 दिन 15 दिन 20 दिन, तो क्या किया जाता है, इसके लिए इंश्योरेंस ली जाती है। तो इंश्योरेंस का चार्जेस पेड है, देन इट इज सीआईएफ। इंश्योरेंस का चार्जेस भी पेड नहीं है तो वो भी इंपोर्टर भरेगा। इसीलिए आप देखते होगे कि कभी भी आप सर्च करना तो आप पाओगे कि जितना कस्टम स्टेशन पे सामान आता है उसमें से काफी सारा छूट ही नहीं पाता। एक बड़ा इशू होता है कि जो हम सामान मंगाएं उसको क्लियरेंस कराएं। कारण ये बहुत सारे पॉइंट ऐसे फंसे रहते हैं कि इसकी क्वांटिटी बताइए, इसका एचएसएन बताइए, एचएसएन जो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, इसका एचएसएन बताइए, इसका रेट बताइए, और पीछे ये क्या है, एक्स फैक्ट्री तो नहीं चलाया, एफएएस तो नहीं चलाया, एफओबी है, इंश्योरेंस है, तो सो मेनी डिस्क्रिपेंसीज। तो ये आपको दिखने लगा होगा अब। ठीक, तो काफी सारी बातें हमारी आपकी हो गई हैं। अब एक नाउ द क्लास का टाइम तो लगभग पूरा हो गया है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है जो कि आपके साथ हो जाए तो आपको इंटरेस्ट तो कम से कम आएगा कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं यार, वो अभी तक तो ये केवल पढ़ाई की बात करते रहे। कुछ और इंटरेस्टिंग 2 से 4 मिनट लगेंगे केवल, इसके बाद यू आर फ्री। तो जो भी आप ये देख रहे हैं साउथ चाइना सी का विवाद देख रहे हैं, मैंने पीछे की क्लास में भी डिस्कस किया और इसको मैं डिस्कस जरूर करता हूँ कि अवेयरनेस रिगार्डिंग और अवेयरनेस थ्रू एकेडमिक्स जरूर होनी चाहिए बच्चों के अंदर, कि ये जो आप देख रहे हैं साउथ चाइना सी का विवाद, इसको आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और किसी से भी हम पूछे तो कोई बताएगा इधर से सेना तन गई, उधर से सेना तन गई, और वो वहां घुसने नहीं दे रहा है, वो वहां आने नहीं दे रहा है, कोई बोलेगा चीन बड़ा बदमाश, कोई बोलेगा अमेरिका बड़ा बदमाश। ठीक, तो एक्चुअली इसके क्रिएशन कहाँ पर है कि जो आपने हमारे साथ डिस्कस किया था दैट टेरिटोरियल वाटर, कस्टम वाटर और ईईजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अगर उसको आपने नोट किया है तो उस पेज पे चले जाइए जरा खटाक से। ठीक, अब आप देख रहे हो वहां कोई 12 नॉटिकल माइल है, फिर 12 नॉटिकल माइल है, फिर 200 नॉटिकल माइल है। अब कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं कि जो चाइना के आगे हैं, जिन जो उनका बेस लैंड था उससे 20 25 50 किलोमीटर आगे जाकर के कोई आइलैंड क्रिएट हुआ, तो चाइना ये बोलता है ये मेरा आइलैंड है, और संसार ये कहता है, और इस बात के प्रमाण भी हैं कि वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, नेचुरली नहीं बना, मतलब कहीं से लाके मट्टी उट्टी डाल डूल के उसको बना दिया अच्छा सा आइलैंड। तो नाउ इट इज क्लेमिंग कि इफ इट इज आइलैंड देन इट इज माई लैंड, दिस इज माई लैंड, and now the demarcation of territorial water and the custom water and the exclusive economic zone should be start from this point। बात समझ आ रही है आपको कि यहां पर अगर उसके जमीन की सीमा खत्म हो रही थी और आगे 50 किलोमीटर बढ़ करके एक आर्टिफिशियल आइलैंड क्रिएट हो जाए, तो अब दावा ये है कि क्योंकि मेरी जमीन यहां तक आ गई, क्योंकि ये तो मेरा ही आइलैंड है, मेरे पास में आया है, तो यहां से अब आप गिनती शुरू करिए टेरिटोरियल वाटर की और कस्टम वाटर की। तो मतलब आप 50 किलोमीटर सी में इंक्रोच कर जा रहे हैं और ज्यादा। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ 50 किलोमीटर का। कई सारे ऐसे आर्टिफिशियल आइलैंड्स हैं जिनके ऊपर बड़ा विवाद है और उनका एरिया सी में काफी हद तक है। तो जब आपका ये इंक्रोचमेंट बढ़ता है अंदर, अतिक्रमण, तो ये फिर किसी न किसी की देश के दूसरे के भी ईईजेड आ रहे होंगे, तो उनकी बाउंड्री से टकराव शुरू होता है। ठीक, तब ये विवाद शुरू हो जाते हैं।
और जैसे ही वो ये बोलता है, अब आपके लिए मतलब की क्या बात है, क्योंकि आप जीएसटी के और कस्टम के स्टूडेंट बन गए हैं, आपके लिए मतलब की क्या बात है कि जैसे ही उसने बोला कि मेरा आइलैंड 50 किलोमीटर आगे आ गया, तो उसका टेरिटोरियल वाटर 12 किलोमीटर तक और आगे आ गया, सॉरी 12 नॉटिकल माइल तक, और कस्टम वाटर उससे आगा 12 नॉटिकल माइल तक। तो अब वहां से आने जाने वाले हर जहाज को वो रोक सकता है, टूक सकता है, सामान चेक कर सकता है। और टेरिटोरियल वाटर है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट लगा सकता है, यहां से कैसे जा रहे हो, क्योंकि आपकी ईईजेड के बाद फ्री वाटर्स हैं, सी वाटर्स, मतलब उन पर सारे देशों का एक जैसा अधिकार है, उस पर वो सब यात्रा कर सकते हैं, उनका एरिया भी डिस्टर्ब होता है। इस तरीके से इस विवाद की शुरुआत आपके पर्पज से क्या है कि आपको टैक्स के नजरिए से देखना है, इनलार्जमेंट ऑफ द टैक्स एरिया हो रहा है, अगर ऐसा कुछ होता है तो। एग्री, इनलार्जमेंट ऑफ टैक्स एरिया हो रहा है, बाकी आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और इशू में मत जाइए। जानकारी के लिए केवल ये चीजें शेयर हुई कि कैसे ये सारे काम होते हैं और इनका क्या प्रभाव टैक्सेशन और रेवेन्यू जनरेशन पर पड़ता है। अब अगर वो क्लेम करेगा कि हमारा ईजेड यहाँ से 300 किलोमीटर आगे तक पहुंच गया, 350 किलोमीटर आगे तक, तो फिर एक्सट्रैक्शन पावर, फिशिंग पावर, माइनिंग पावर, ये सब उसकी सी में मिलती हैं। और अगर उसको सी में मिल रही है और वो एरिया बोला जाता है हाईली रिच फ्रॉम द मिनरल्स, तो बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। आपको समझ आती जा रही बात? तो सारी की सारी पैसे और पैसा कमाने की लड़ाई है। आप बीबीए के स्टूडेंट हैं तो आपको बिल्कुल अवेयर होना चाहिए कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से हिडन फाइनेंस के फ्लो हैं, जिनके कारण आपको कन्फ्लिक्ट ओपन में दिखाई देते हैं, जिनको मान सम्मान, देश और अस्मिता से भी जोड़ा जाता है। ये रियली बिजनेस या एक्सटेंशन ऑफ द रेवेन्यू कॉन्फ्लिक्ट है। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आप इसको और अच्छे से अध्ययन करिए, समझिए। तो नाउ थिंक माय सेशन इज नाउ ओवर। If you have any query regarding today's session, now it is your time to may ask it. If you have any query regarding today's session. पर यार अगर सबके सब चुप हो जाओगे तो मुझे लगेगा कि सारे माइक बंद हैं, तो यू हैव टू रिस्पॉन्स आइदर यस, आइदर नो, आइदर एनी No, क्वेरी। sir. नो, No, sir. नो, sir. ओके ओके। तो देन थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी मीटिंग थी आपके साथ। हैव अ नाइस डे। हेलो सर। Sir, थैंक thank यू। you, sir. हेलो। Thank you, sir. अब थैंक यू के बाद हेलो नहीं, कल बात करना आप। अरे सर सुनिए तो सर।